नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक के बाद एक जोरदार झटके देने वाले कई नेता आज सपा में शामिल हो गए। सपा में शामिल होने वालों में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी का नाम शामिल है। आज सपा में शामिल होने वाले विधायकों में ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर, मुकेश वर्मा, विनय शाक्य सहित कई विधायक शामिल रहे। इसके अलावा कई पूर्व विधायक भी शामिल हुए हैं। इन सभी नेताओं ने कहा कि बीजेपी की सरकार में पिछड़ों, दलितों, नौजवानों की उपेक्षा हो रही थी और उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 10 और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से महत्वपूर्ण और पिछड़े समाज के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, इससे साफ है कि हवा किस ओर चल रही है। संजय राउत ने कहा कि पिछले 5 सालों में लोगों ने दबाव में काम किया है। बीजेपी के शासन में कोई विकास नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट का मतलब सरकार चलाना नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार ये केवल शुरुआत है। आने वाले दिनों में 10 और मंत्री इस्तीफा देने वाले हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि यूपी में बदलाव की बयार है। नवाब मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल से लोगों के इस्तीफे का कार्यक्रम खत्म नहीं हो रहा है। लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये सीधा संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है और भाजपा हारेगी। उन्होंने कहा कि लोगों में सरकार के प्रति जबरदस्त नाराजगी है। राजस्थान के अलवर में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और बर्बरता के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछा कि वो इस पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने कब जा रहे हैं। पात्रा ने प्रियंका गांधी से लड़की हूं लड़ सकती हूं पर हमला बोला और कहा कि आप कांग्रेसी हैं और बस राजनीति कर सकती हैं। बता दें, अलवर में मूक बधिर नाबालिग लहूलुहान हालत में सड़क पर मिली थी। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए 70 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। शुक्रवार को एक बार फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और आज ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों चमकौर साहिब और आदमपुर सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। वर्तमान में चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब सीट से विधायक हैं। बीते चुनाव में कांग्रेस को पंजाब के तीनों इलाकों मालवा, माझा और दोआबा में अच्छी सफलता मिली थी। विशेषकर माझा में तो कांग्रेस 25 में से 22 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का शुक्रवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कमाल खान के निधन की खबर से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूरी मीडिया बिरादरी ने कमाल के निधन पर गहरा दुख जताया है। शानदार मीडिया रिपोर्टिंग के लिए कमाल खान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। कमाल खान एनडीटीवी में काम करते थे। उनके द्वारा खबर देने के तरीके के लोग कायल थे। हरिद्वार की कथित धर्म संसद में नफरती भाषण देने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को पहली गिरफ्तारी की। इस गिरफ्तारी से धर्म संसद में नफरत उगलने वाले यति नरसिंहानंद भड़क गए और पुलिस अधिकारियों से कहा, तुम सब मरोगे। हेट स्पीच देने के मामले में आरोपी धर्मगुरुओं में यति नरसिंहानंद भी शामिल है। दरअसल गुरुवार को हेट स्पीच मामले में पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से भड़के यति नरसिंहानंद जीप में बैठ गए। वायरल वीडियो में पुलिस अधिकारी त्यागी को हिरासत में लेते वक्त नरसिंहानंद से सहयोग करने का अनुरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यति नरसिंहानंद अधिकारियों से पूछते दिख रहे हैं कि त्यागी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, जब अधिकारी हाथ जोड़कर समझाते हैं कि त्यागी के खिलाफ दर्ज मामलों के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इस पर नरसिंहानंद कहते हैं, मैं तीनों मामलों में उनके साथ हूं, क्या उन्होंने ऐसा अकेले किया? अधिकारियों के बार बार समझाने के बाद नरसिंहानंद कहते हैं, तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को भी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत में मौत के मामलों में वृद्धि हो सकती है। पीटीआई के अनुसार इसने कहा है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की घातक लहर ने 2021 में अप्रैल और जून के बीच भारत में 2,40,000 लोगों की जान ले ली थी और आर्थिक सुधार को बाधित कर दिया था। इसने चेताया है कि इसी तरह के हालात निकट भविष्य में हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2022 की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ संक्रमण की नई लहरों से स्थिति खराब होगी।
बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,64,202 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना के 2,47,417 मामले सामने आए थे। हर दिन का पॉजिटिविटी रेट 14.78%, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 11.83% हो गया है। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 12,72,073 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 46,406, दिल्ली में 28,867 और केरल में 13,468 मामले सामने आए हैं। उधर ओमिक्रॉन के मामलों का आंकड़ा बढ़कर 5,753 हो गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या 9 हो गई है। यह हादसा बुधवार शाम को हुआ था, जब ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गईं। केंद्रीय मंत्री जॉन बाल्डरा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि ट्रेन दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं 36 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को एक बार फिर टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया है। हालांकि उनके पास अभी भी निर्वासन से बचने और ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने खिताब को बचाने के लिए कानूनी चुनौती का विकल्प खुला है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि जोकोविच ने टीकाकरण नहीं कराया है और ये समुदाय के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कोर्ट ने इससे पहले सरकार के फैसले को पलट दिया था, जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मंत्री एलेक्स हॉक ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कर उनके वीजा को फिर से रद्द कर दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।